नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। देवभूमि समाचार में हम आपको उत्तराखंड से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताएंगे। चार धाम के कपाट खुलने के मौके पर धामों में मौजूद श्रद्धालुओं और पुष्प वर्षा की जाएगी श्रद्धालुओं पर, जिसको लेकर बीडी सिंह को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। इसके लिए शासन की तरफ से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो चारधाम कपाट खुलने पर पुष्प वर्षा होगी। श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जाएगी। पुष्प वर्षा के लिए आदेश जारी किए गए। इसके साथ साथ बीडी सिंह को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट विधि विधान के साथ शनिवार को अक्षय तृतीया के पावन मौके पर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक गंगोत्री धाम के कपाट सुबह 12:35 पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले गए, जहां अब अगले 6 महीने तक श्रद्धालु गंगोत्री में मां गंगा के दर्शन कर सकेंगे। कपाट खोलने के मौके पर पहली पूजा पीएम मोदी के नाम से की गई। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए हैं। विधिवत पूजा अर्चना के साथ अभिजीत मुहूर्त पर दोपहर 12:41 पर धाम के कपाट खोले गए। खरसाली से मां यमुना की डोली यमुनोत्री धाम के लिए सुबह करीब 9:15 पर शनिदेव की डोली के साथ रवाना हुई। इससे पहले हेलीकॉप्टर से मां यमुना की डोली यमुना मंदिर और श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली में अक्षय तृतीया को सुबह यमुना मंदिर में पूजा अर्चना की गई, जिसमें मुख्यमंत्री धामी भी शामिल हुए। पूजा अर्चना कर मां यमुना की डोली को यमुनोत्री धाम के लिए रवाना किया गया। खरसाली से शनिदेव की डोली की अगुवाई में मां यमुना की डोली यमुनोत्री धाम पहुंची। तो तिमुंडिया मेले के साथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा का आगाज हो गया है। पिछले कई दशकों से चली आ रही परंपरा के अनुसार इस साल भी जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर प्रांगण में शनिवार को तिमुंडिया देव मेले का आयोजन हुआ। परंपरा के अनुसार इस मेले का आयोजन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के हफ्ते भर पहले पड़ने वाले शनिवार को होता है। शनिवार दोपहर के बाद नरसिंह मंदिर प्रांगण ढोल दमाऊ की ताल से गुंजायमान हुआ। इसके बाद तिमुंडिया वीर देवता ने अपने पशु पर अवतरित होकर अपना भोग स्वीकार किया। इस दौरान वीर देवता ने लगभग कुंटल भर चावल, गुड़ और 5 घड़े पानी और एक पूरा बकरा कच्चा भक्ष किया। वहीं महिलाओं ने पारंपरिक झुमेलों और चाचड़ी नृत्य किया, जिसके साक्षी हजारों की संख्या में श्रद्धालु बने। पूर्व धर्माधिकारी भुवन चंद्र उदयान की माने तो इस मेले के आयोजन का उद्देश्य बद्रीनाथ धाम की यात्रा का सुखद संचालन करना है। तिमुंडिया मेले के आयोजन की तस्वीर है। देखिए किस तरह से भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। बद्रीनाथ की यात्रा से पहले ये मेला लगता है, तिमुंडिया मेला। एक हफ्ते पहले ये तिमुंडिया मेला लगता है। यात्रा को सफल बनाने के लिए आयोजन होता है। तिमुंडिया मेला वीर देवता को चढ़ाई गई है बलि। बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ऋषि सती पीठ ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले की तस्वीरें हैं। और एक हफ्ते पहले शनिवार के दिन मेला लगता है। तिमुंडिया मेला ऐसे कहा जाता है।
सोनू उनियाल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सोनू, तिमुंडिया मेले का आयोजन हुआ है बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से एक हफ्ते भर पहले। जी, आज बद्रीनाथ कपाट खुलने से पहले ये दुर्गा जी का वीर होता है और ये पहले जब दुर्गा जी की यात्रा निकली तो ये वीर राक्षस के रूप में था और ये नरबलि लेता था। और दुर्गा माता ने इसे कहा कि भाई तू यहाँ जब कोई यात्री पैदल यात्रा करता था उस समय तो ये उसका भक्षण कर देता था। तो माता ने ये कहा कि मैं तुझे अपना वीर तो बनाऊंगा, अपने जगह पे स्थापित करूंगी जहां मेरा नव दुर्गा का मंदिर है उसके बगल पे। और तब से निरंतर इसके लिए एक बकरी की बलि और 1 क्विंटल चावल और गुड़ इसका भोग दिया जाता है इसको प्रत्येक बरस। और ये किया जाता है जैसे आज ये कार्यक्रम हुआ तिमुंडिया का ये कल से इसका व्रत था और आज इसने ये मीट और पहले जा करके ये खून पीता है, फिर उसके बाद ये मीटों को खा करके उसके बाद गुड़ और चावल को लिया इसने। उसके बाद शाम को ये 1.25 किलो की कम से कम खिचड़ी खाएगा। और इस प्रकार से कल के बीच परसों गरुड़ छाड़ बोलते हैं उसको। और वो मान्य रावल जी जब जोशीमठ आते तो परसों उनके उसमें ये कार्यक्रम होगा कि गरुड़ में बैठकर भगवान अब बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। तो ये कार्यक्रम तय किया जाता है और ये यात्रा की सुखद कामना के लिए ये तिमुंडिया वीर को बलि दी जाती है। इससे पहले तमाम पूजाएं के विधि विधान से आज तिमुंडिया और कल 24 तारीख को गरुड़ छाड़ का कार्यक्रम होगा। जी ऋषि सती जी, ये जो तिमुंडिया मेले का आयोजन किया जाता है बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले, इसका खास मकसद क्या है? ये पहले क्या था कि मकसद इसका यही था कि जब कोई पहले तीर्थ यात्री यात्रा पे आता था तो पैदल का जमाना था और ये वीर जो तिमुंडिया वीर था ये राक्षस के रूप में था कि जो भी आता था उसकी नर बलि ले लेता था। लेकिन दुर्गा भक्षण कर देता था, नर बलि लेता था, उसको खा लेता था। दुर्गा माँ का एक क्या बोलते हैं यहाँ भ्रमण था यात्रा का जी। तो तब ये वीर उनको में ये मिला राक्षस, उसको कहा कि भाई तू किसी प्रकार से कोई हानि नहीं करेगा, यात्रा की सुखद कामना करता हूं, इसलिए तेरे को मैं प्रत्येक वर्ष जी इस प्रकार का कार्यक्रम करके तुझे मैं छाग बलि और चावल और गुड़ का भोग तुझे दूंगी। उस दिन से ये परंपरा निरंतर चली आती है। तो इसमें जो राक्षस बनता है वो कोई किसी व्यक्ति को बनाया जाता है? वो आज तो तिमुंडिया वीर हो गया, अब तो वीर के रूप में स्थापित हो गया है। पहले राक्षस था, उसके बाद दुर्गा जी ने अपना वीर बना दिया उसको जी। और उसको हाँ व्यक्ति पर अवतरित होता है जी। हमने कम से कम 3 पीढ़ियों को तो देख चुका हूं मैं भी। आप कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति पर इसकी सवारी आती है? ऋषि सती महाराज, आप कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति पर इसकी सवारी आती है? जी 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 जी। ये उससे सवारी आती है, वो खाता है। एक बार मैं पुरानी आपको एक कहानी सुनाता हूँ जी। पहले यहाँ आर्मी का हॉस्पिटल हुआ करता था, वहां पर एक आर्मी के जब ये कार्यक्रम चला, डॉक्टर मनमथनाथ थे, उन्होंने इनके दादाजी का एक्सरे कराया तत्काल, लेकिन ये उनके पेट में कुछ नहीं मिला और ये ठूठी होती ना, ठूठी हाँ, यहां तक दिखाई देता, यहाँ के बाद कुछ नहीं दिखाई देता। वो चलता दिखाई देता, उसके बाद कहाँ जा रहा कहाँ क्या जा रहा कुछ पता नहीं चलता। और उसके बाद कहते हैं डॉक्टर मनमथनाथ के 3 बेटे थे। हाँ। उन्होंने भगवान की परीक्षा कहते हैं कि वो तीनों बेटे उन्होंने बाद में उनका किसी न किसी रूप में देहांत हो गया। तो उन्होंने फिर आज भी उनकी पूजा आती है, उनके परिवार की यहाँ पे पूजा आती है उसके लिए। ऐसी परंपरा है, यह अद्भुत शक्ति है। आप 50 ग्राम कच्ची मीट नहीं खा सकते हैं। ये कम से कम पहले तो उसका पहले खून पीता है, उसके बाद उसका जो कलेजी बोलते कलेजा वो उसको खाता है, उसके बाद चारों पैर का जो होता है मांस उसको पूरा खा लेता है। और उसके बाद इतना खाने के बाद उसको गुड़ और चावल को फिर वो पानी पीता है और उसके बाद उसको भक्षण कर लेता है। अब आज जाकर के इसका कल से व्रत था
और आज ये घर में जाकर के पहले हलवा और उसके बाद ये खिचड़ी खाएगा। तो ऐसी परंपराएं पहाड़ में और उत्तराखंड में इस पर दैविक शक्तियां जो है इस प्रकार से अवतरित है जी। और इसके साथ साथ ये बद्रीनाथ धाम की कपाट अगले हफ्ते खुल जाएंगे, तो कपाट खुलने का ये जी बद्रीनाथ कपाट खुलने से एक हफ्ते पहले शनिवार को होता है जी। और शनिवार का दिन इसका निश्चित है। और कल 23 है, 24 को गरुड़ छाड़ बोलते हैं। भगवान रस्सी में बैठ करके गरुड़ के में बैठ करके प्रवेश करते हैं और इसके बाद बद्रीनाथ की यात्रा 24 को आने के बाद 25 को रावल यहाँ से प्रस्थान करेंगे बद्रीनाथ के लिए जोशीमठ से। ये कार्यक्रम पहले से परंपराओं के हिसाब से चलते आ रहा है जी। सर, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे अगले हफ्ते, और इस कपाट खुलने का क्या महत्व रहता है, क्या प्रक्रिया है, किस तरह से विधि विधान से पूरा कार्य को संपन्न कराया जाता है, जरा आप उस पर प्रकाश डालेंगे तो जो दर्शक सुन रहे हैं देश भर के वो जान पाएंगे। भगवान रावल जी भगवान के मुख्य पुजारी हैं। वो परसों 25 तारीख को यहाँ से निकलेंगे और 25 को वो जाएंगे पांडुकेश्वर। वो उस समय शंकराचार्य की गद्दी जी वो यहाँ से निकलती है और गरुड़ जी यहाँ से निकलते हैं जी। उसके बाद पांडुकेश्वर से उद्धव जी की वहां से भी डोली चलती है। तब वहां से जब डोली निकलती है तब ये बद्रीनाथ पहुंचते हैं। हाँ। और परसों 26 को ये बद्रीनाथ शाम को पहुंचेंगे। हाँ। 27 की सुबेरे वही 7:15 पर पट खुलेंगे। और उसके बाद कुबेर जी भी आएंगे। और जो जिस प्रकार से लक्ष्मी के भेष में रावण ने भगवान को इस समय लक्ष्मी को भगवान के गर्भगृह में रखा, उसी प्रकार से उस गर्भगृह से वो मूर्ति भगवान लक्ष्मी की अपने मंदिर में वहां पे स्थापित हो जाती है जी। और वहां पे ये प्रक्रियाएं होती हैं। राजा टीरी के द्वारा दिन पट्टा होता है, वो पढ़ा जाता है। धर्माधिकारी तमाम अधिकारी लोग होते हैं, उनके सामने ताला खोल दिया जाता है और ठीक मुहूर्त के समय पूजा विधि विधान से 7:15 पर उसके बाद आपको घृत कंबल जो घृत लगा है भगवान पे उसको निकाला जाता है और अखंड दीप ज्योति की दर्शन होते हैं जी। ये परंपराएं प्रारंभ होती है जी। बहुत उसके शुक्रिया। बाद दिन में उसके बाद जब घृत कमल निकलने के बाद उसके बाद फिर भगवान का अभिषेक होता है जी। फिर भगवान का भोग लगता है। फिर भोग लगने के बाद फिर सायंकालिक आरती विष्णु सहस्त्र नाम जी। और जो कार्यक्रम होते हैं उसके बाद विष्णु सहस्त्र नामावली और उसके बाद शाम को शयन आरती। आपने तमाम सारी महत्वपूर्ण बातें बताई ऋषि सती जी, और वाकई में इसका लुत्फ उठाया होगा दर्शकों ने। देश भर की जो जनता है जो अनभिज्ञ थी इन तमाम सारी चीजों से, उन्होंने जाना आपके जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया वॉइस पर आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। ऋषि सती हमारे साथ थे, पीठ पुरोहित। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ जगदीश शीला की डोली इस बार 3 मई से उत्तराखंड के सभी धामों की यात्रा करेगी। ये यात्रा 30 मई को खत्म होगी। इसको लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि जिस प्रकार से देवभूमि को तीर्थाटन के नाम से जाना जाता है और यहाँ के चारों धाम विश्व प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर 1000 से ज्यादा सिद्धपीठ मौजूद हैं जिनके प्रचार को लेकर अभी तक सरकार काम नहीं कर पाई है। इसलिए इस यात्रा के जरिए उन सिद्धपीठों को प्रचारित करने का काम किया जाएगा, जिससे आने वाले दिनों में यहाँ का तीर्थाटन और बेहतर बन सके। यार ये वैधता खत्म कर रही है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस जगह की जो महत्ता है उस महत्ता को अगर कोई डांसर अच्छा है तो उसको तो पूरा दिखाना चाहिए ना अपना डांस। अगर हमारा प्रदेश उत्तराखंड जो है देवभूमि कहा गया है तो देवभूमि देवताओं के नाम पर कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके नाम का तो प्रचार प्रसार होना चाहिए। उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे शक्तिपीठ हैं, जैसे हमारे गोलू देवता हैं, न्याय के देवता माने जाते हैं। जाख देवता है जो अंगारों पे चलते हैं। आपके जो जोशीमठ में जो है वहाँ पे भगवान नरसिंह की गादी है, लेकिन वहाँ पे जो है तेमुंडा देवता है जो बहुत शक्तिशाली है। ऐसे ही हमारा विशोन पर्वत है, विश्वनाथ है, जगदीशिला है, ऐसे ही चंद्रबदनी है, ऐसे ही सुरकंडा है, ऐसे ही इंकलागिरी है, वैसे ही आपका ध्वज पर्वत है पिथौरागढ़ में, ध्वज पर्वत है जहाँ पे ध्वज खंडे नाथ स्थापित हैं, जहाँ के अंदर गुफा में जो स्वयंभू लिंग है उसके ऊपर ओम लिखा हुआ है।
ऐसे ही बहुत सारी शक्तिपीठ हैं। होकरा देवी है, पिथौरागढ़ में होकरा देवी ऐसी है जो शिला है खुले आसमान के नीचे, वहाँ पे बलि चढ़ती हैं, भले बकरों की बलि चढ़ती है, लेकिन जिनकी मन्नत पूरी होती है वो करते हैं। तो ऐसी शक्तिपीठों को सरकार को तो आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये काम जो हम करते आ रहे हैं ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम अपनी देवभूमि के कंसेप्ट को साकार करने की हमारा ये संकल्प है और 1000 धाम स्थापित करने का संकल्प है। इसमें सरकार कितना मदद करती है ये हमने देखना है। इधर पूरे देश के साथ राजधानी देहरादून में भी ईद का त्योहार बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईद उल फितर की नमाज भी अता की गई। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। इस खास मौके पर लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई दी। ईद का मौका था और ईद के मौके पर जबरदस्त ईद का त्योहार मनाया गया। एक दूसरे को बधाई, मुबारकबाद, शुभकामनाएं दी गई और भाईचारे की एक मिसाल पेश की गई। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, हर किसी ने ईद का त्योहार गले मिलते हुए, ये देखिए कितने प्यारी तस्वीर है। दो छोटे छोटे बच्चों की, दो मासूम बच्चे गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं और ये एकता की मिसाल, भाईचारे की मिसाल इस ईद के त्योहार पर कायम की गई। पूरे देश भर में आज ईद का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज सुबह 8:30 बजे शहर काजी मोहम्मद अहमद कासमी ने हजारों की तादाद में आए नमाजियों को नमाज अता कराई। देश प्रदेश में खुशहाली तरक्की के लिए सभी की तरफ से दुआ मांगी गई। साथ ही शहर काजी ने कहा कि हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में खुशहाली आए, अमन, चैन, सुख, शांति हो। बीस अप्रैल को बीजेपी उत्सव मनाने जा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वां संस्करण 20 अप्रैल को प्रसारित होगा। इसको लेकर पार्टी की ओर से जगह जगह कार्यक्रम किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेगी और हर एक बूथ पर हजारों कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही कार्यक्रम के दौरान सभी बीजेपी विधायक और सांसद जनसंपर्क करने का भी काम करेंगे। हरिद्वार की चारधाम यात्रा के लिए जिला पर्यटन कार्यालय में पंजीकरण केंद्र का जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने जायजा लिया। इस दौरान कार्यालय में पहुंचे जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने पंजीकरण केंद्र में आए श्रद्धालुओं से बातचीत की। दरअसल बीते रोज रजिस्ट्रेशन में आ रही दिक्कतों से लोग काफी परेशान थे, जिसके चलते कई वीडियो वायरल हुए थे। तो लोगों को वीडियो वायरल हो रहा है। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं। गुरु और शिष्य का एक अलग रिश्ता होता है। गुरु की सलाह नसीहत मार्ग को सशक्त बनाती है। आज गुरु और शिष्य का जिक्र इसलिए क्योंकि उत्तराखंड की सियासत में भी ये रिश्ता इन दिनों खूब चर्चाओं में है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य की धामी सरकार को नसीहत दी है। रिपोर्ट आप देखिए। आप अधिकारियों को कहिए वोट मुझे फील, अगर नहीं जाते हैं तो उनसे भी घर बैठ जाओ। ये नसीहत है सूबे के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी की, जो प्रदेश की मौजूदा पुष्कर सिंह धामी सरकार को अधिकारियों की नकेल कसने की सलाह दे रहे हैं। भगत दा ने सीएम और सरकार को नसीहत दी है कि वो अधिकारियों को धरातल पर उतारे ताकि वो जनता से रूबरू हो सके, जिससे जनता की समस्या दूर होंगी और सरकार की तरफ से जो विकास योजनाएं चल रही हैं, वो योजनाएं भी धरातल पर तेजी से उतर पाएंगी। भगत दा ने अपनी नसीहत में खासतौर पर कृषि, बागवानी और उद्यान से जुड़े हुए अधिकारियों को टारगेट करते हुए कहा कि उनकी तरफ से कोई भी काम धरातल पर उतरकर नहीं किए जाते हैं। ऐसे में जिन किसानों को लाभ देने की बात सरकार करती है, उन किसानों को कैसे लाभ मिल पाएगा? वस्तुतः जब तक आप फील्ड में नहीं जाते हैं तब तक काम होता नहीं है। और इसलिए मैं कि अपने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करें कि वे हफ्ते में 4 दिन जो है वो छोड़िए, जो सेक्रेटरी वालों को छोड़ दीजिए, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, जो हॉर्टिकल्चर से जुड़े हैं, सेरिकल्चर से जुड़े हैं, बी कीपिंग से जुड़े हैं, फिशरी से जुड़े हैं,
ऐसे लोगों को तो मैं सोचता हूँ कि हफ्ते में 4 दिन क्षेत्र में होना चाहिए, किसानों के बीच में होना चाहिए। अगर उनके बीच में होंगे तो बहुत बढ़िया काम है। तो निश्चित रूप से मैं हमारे मुख्यमंत्री जी, आप उन अधिकारियों को कहिए गो टू द फील्ड, अगर नहीं जाते हैं तो उनसे कहिए कि घर बैठ जाओ। अब बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व सीएम ने जब प्रदेश की सरकार को नसीहत दी है तो बीजेपी इसको सीरियसली ले रही है और उनका समर्थन भी कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस भगत दाग की सलाह को राज्य के हित में बता रही है और धामी सरकार को उसका पालन करने को नसीहत दे रही है। उसके लिए कार्य योजना बन चुकी है और हमारे एक सचिव है जिनको स्पेसिफिक रूप से जन समस्याओं की दृष्टि से मिस्टर गरोला करके सचिव हैं, तो वो सब जगह जा रहे हैं और अधिकारियों की चौपाल लग रही है। इसके साथ साथ मंत्रियों को जो जिले के दौरे होते हैं उसमें जन समस्याओं के लिए चर्चा होती है, तो सब प्रकार की रचना बन रही है। ये ठीक है कि और गति इसमें मिले, इसके लिए भगत दा ने सुझाव दिया, सरकार सुझाव को मानेगी। देखिए, कोश्यारी जी क्योंकि पुराने चावल हैं और कोश्यारी जी ने राज्य की कमान संभाली हुई है और घाट घाट का पानी उन्होंने पिया हुआ है, तो वो इस बात को समझ रहे हैं कि केवल हवाई बातें हो रही हैं। वो इस बात को समझ रहे हैं कि विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। नल हैं तो उसमें जल नहीं है और कई घरों में तो नल भी नहीं है। ऐसे में जो उज्ज्वला योजना है वो कैसा एक केवल फर्जीवाड़ा है, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो योजनाएं तो बड़ी बड़ी हैं, लेकिन उसमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो अधिकारी आंकड़ों की बाजीगरी करके नेताओं को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, वो कोश्यारी जी की समझ में आ गया है। और ऐसे में निश्चित रूप से एसी कमरों में बैठकर कार्य योजनाएं बनाई जा रही हैं, धरातल पर उतरकर कोई भी समीक्षा नहीं कर रहा है। और उन्होंने अगर मुख्यमंत्री को ये सलाह दी है तो मुख्यमंत्री को बहुत गंभीरता से इस सलाह को लेना भी चाहिए। उत्तराखंड की धामी सरकार यूं तो अधिकारियों पर नकेल कसने का काम कर ही रही है, लेकिन जो सलाह पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने दी है, अगर उस सलाह को भी मानती है तो फिर अधिकारियों की बेलगाम अफसरशाही पर भी लगाम लगेगी और धरातल पर भी जनता की समस्याओं का समाधान होगा। साथ ही जिन किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, उन किसानों को उपज को भी अच्छा मार्केट मिल पाएगा और किसान की आय दोगुनी होगी। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।